ओके, तो देख लेते हैं, हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था रे ऑप्टिक्स, जिसको लाइट भी हम बोलेंगे, मतलब क्लास 10th में हम उसको रे ऑप्टिक्स नहीं बोलते, लाइट के नेम से स्टडी करते हैं। सो देख लेते हैं लाइट के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या-क्या डिस्कस किया हुआ था। सो बेसिकली हमने बात की हुई थी लाइट में कि लाइट किस टाइप का एनर्जी है, लाइट किस टाइप की एनर्जी है, और उसमें हमने बात की क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की एनर्जी है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, ठीक है? तो वो चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। फिर हमने बात की थी कि यार लाइट का डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी दी और सारी जस्टिफाइड हो रही थी। तो उससे पता चला कि लाइट में जो है डुअल नेचर रहता है, मतलब उसमें पार्टिकल टाइप का बिहेवियर भी रहता है और वेव टाइप का बिहेवियर भी रहता है। फिर उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखे थे रे ऑप्टिक्स के लिए, लाइक रेज़ क्या होती हैं, रेज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, लाइट रेज़। फिर हमने बात की कि वो स्ट्रेट मूव करते हैं। फिर हमने सोर्स की बात की और सोर्स के लिए एक एग्ज़ाम्पल बात की कि सोर्स मतलब हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे सोर्स को। सो बेसिकली हमने सोर्स को क्या बात की है, ऑब्जेक्ट की तरह एक ट्रीट किया कि यार ये सोर्स है, ओके। फिर हमने बात की कि इमेज क्या होगा, जो कि हमने देखा कि अगर कोई रिफ्लेक्शन होता है किसी प्लेस पे तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किए और उसके बाद हमने डेविएशन देखा कि डेविएशन कैसे होता है और कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखे कि डबल मिरर या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे डेविएशन हो सकता है। तो एक एग्ज़ाम्पल से हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर, ये एग्ज़ाम्पल हमने किया हुआ था डेविएशन को चेक करने के लिए कि कैसा डेविएशन होगा। तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें हम थोड़ा-सा फाइंड कर सकते हैं, देखें। तो आज भी हम एक एग्ज़ाम्पल ही देख लेते हैं डेविएशन का, 2 मिरर से रिलेटेड वाला डेविएशन। तो 2 मिरर से रिलेटेड एक डेविएशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग सॉल्व करके टेक्स्ट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप आंसर मैसेज करेंगे, जल्दी से सॉल्व करना है आप लोग को। नॉट करेक्ट हर्ष, चेक अगेन। Okay, good. Now it's correct hers. Prathamesh, check again, not correct.
ओके लेट्स सी इट। देख लेते हैं, काफी लोगों ने आंसर किया हुआ है बट उतना करेक्ट नहीं है, मतलब एक बार चेक कर लेते हैं यार। तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है यार, मतलब बहुत ही स्ट्रेट है, बट मे बी आप लोग फिगर नहीं सही से बना रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग दैट मिस्टेक। बहुत ही सिंपल, देखिए यार सब लोग कनेक्टेड रहना है यार कि क्या सॉल्विंग कर रहे हैं, बस उतना ही है। देखो सबसे पहले मिरर वन पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए, क्या कि अगर कोई रे आती है तो आप पहला काम क्या करें, नॉर्मल बना दे, डन। और ये एंगल ट्राई करें चेक करने का, सो आई नो दिस एंगल इज 60 डिग्री, देन हाउ मच इट विल बी 30 डिग्री। तो स्टेप वन है क्या, रे रिफ्लेक्ट होगी तो 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये सिचुएशन हो जाएगी कि अगर रे यहाँ से 30 डिग्री पर आई है तो यहाँ पे 30 डिग्री पे रे जाएगी। इतना पॉइंट समझ आया सबको। अब अगर यहाँ पर इंसिडेंट हुई है तो तुरंत यहाँ पर एक नॉर्मल बना देंगे ना, तुरंत यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक नॉर्मल। और अगर यहाँ पर कुछ एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस इतना सिंपल है सॉल्व करना। क्लियर? तो बताइए क्या हो जाएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो फिर इस ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री होगा और ये 40 डिग्री गिवन है तो ये कितना हो जाएगा, 80 80 डिग्री। और अगर ये 80 डिग्री है तो ये जो ये छोटा सा जो नॉर्मल के साथ बनेगा ये कितने डिग्री होगा, 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये 30 30 60 और ये 10 10 20, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका मतलब 180 टोटल होता है, माइनस 10 प्लस 10 और माइनस यस 30 प्लस 30। तो बेसिकली 60 ये हुआ, 20 ये हुआ, 80, तो कितना बचा 100। 100 तो अगर ये 100 बचा तो हमें पता है इसका मतलब इसके बाद वाला ये जो माइनस है ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब 180 माइनस 100, 80 80 डिग्री। और यही तो हम ढूंढ रहे थे ना कि रे आई थी ऐसे, देखो हम क्या ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कि रे आई थी ऐसे ग्रीन कलर ये इंसिडेंट, और बाद में फाइनली रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, ठीक है, बाद में रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा और इस तरीके से जा रही है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 80 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, डेविएशन। बताओ कोई डाउट किसी को डेविएशन एंगल में, नहीं। कल पूरा यही डिस्कस किया था, डेविएशन। अब बताओ कुछ लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर किया हुआ है, बताओ क्या गलत हुआ है, थोड़ा सा सुन लेते हैं आपसे, गलती क्या हुई है। सर वो गलती से 30 की जगह 20 का गलती से हो गया, ओके ठीक है, तो कैलकुलेशन फिर मिस्टेक हो 20 का गई। डिफरेंस। ओके हाँ, पर तुम्हें हिसाब से क्या मिस्टेक हुई, 180 का एंगल लिया। 180 का एंगल लिया, मतलब इस प्रोसेस में गलत क्या था, कहाँ पे आप गलत हो गए जिससे आंसर गलत आ गया। मिरर 2 की जगह। अच्छा मिरर टू पे, ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है यार चीज़ों को, मिरर टू पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ तक समझ आया सबको, हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके वेरी गुड। तो यही एग्जांपल अब हम इसमें नोट डाल के स्पेशल पॉइंट लिख लेते हैं, स्पेशल पॉइंट। फिजिक्स में अगर एक टर्म यूज हो कि यार कोई रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो ऐसा कब पॉसिबल है, व्हेन अ रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, When it passes through the normal, या व्हेन, when the incident ray passes through. नॉर्मल से पर या एग्जैक्टली, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। या तो हाँ, अगर मैं देखूं कि कब ऐसा पॉसिबल है, तो कब पॉसिबल है, अगर ये एक मिरर है और मिरर पर जो रे है वो 90 डिग्री पर अगर आ गई तो काम बन जाएगा। तो अगर इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट इधर ही है तो इसका जो रिफ्लेक्टेड होगा, जो भी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इधर ही होगी। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0, मीन्स द रे फॉल्स परपेंडिकुलर, means the ray falls perpendicular, clear, perpendicular to the mirror।
टू द मिरर। तो इसका मतलब अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करूं कि व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल ऑन द मिरर वन सो दैट द फाइनल रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो देखें आप लोग को ये, चलो अच्छा नया एग्जांपल, प्रीवियस क्वेश्चन क्यों लिखना है, नया फिगर बना देते हैं और सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से 40 डिग्री कर देते हैं इसे, और ये इंसिडेंट रे है और आपको ये बताना है। सो आपको क्या बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, find the angle of incidence on mirror 1 such that the ray retraces its path. The ray retraces its path after reflection from M2 from mirror 2। चलो सॉल्व करें, आंसर चैट बॉक्स में करें, सॉल्व करें। बहुत ही बेसिक है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको चीज़ों को। सॉल्व करें सब लोग। What should be the eye so that the ray will retrace its path? Not correct, hers. Okay, hers correct है, सर करेक्ट। करेक्ट है। इन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पूछा हुआ है, करेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। आई आपको फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। आपको पूरा फिगर बना लेना है, रिट्रेस इट्स पाथ का आपको फिगर बना लेना है, बस तुरंत आपको आ जाएगा। So we know कि when it will retrace its path, when it will fall perpendicular to the mirror 2। कंफर्म, ये चीज पता होनी चाहिए। when it will fall perpendicular to mirror 2 then it will reflect, it will retrace its path, yeah, so it will retrace its path when it will fall at 90 डिग्री। तो सिचुएशन क्या होगी कि हमें ये पता है 90 डिग्री, ये पता है 40 डिग्री, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये 50 डिग्री है तो फिर ये कितना है 40 डिग्री है, और अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। क्लियर, देन आई शुड बी 40 डिग्री। तो देखिए बहुत ही सिंपल था, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था क्या इसमें? नहीं सर। ओके, सिंपल था, बट हमें थोड़ा सा बना के रख लेना चाहिए। अच्छा सोचो अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई को मैं और बढ़ा दूं, ठीक है, अभी सपोज अभी 40 डिग्री है और लेट्स से आई को मैं 60 डिग्री कर दूं, तो क्या लगता है क्या होगा सिचुएशन? तो मैं सर नहीं रिट्रेस करेगा। तो देख लेते हैं, रिट्रेस नहीं करेगा तो क्या होगा। सो बेसिकली आप लोग एक डायग्राम बना के देखें, ड्रॉ द रे डायग्राम, draw the ray diagram for I is equal to 60 डिग्री। बताएं। सो ये मिरर है, अब हम अच्छे से रे डायग्राम बनाएंगे व्हेन इंसिडेंट एंगल इज 60 डिग्री। आप लोग पहले बना के रखे, देखें क्या नई चीज आपको देखने को मिल रही है वो आपको पता चलेगी। तो आप पहले बना के रखिए और फिर हम डिस्कस करेंगे।
सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा ना ये सिचुएशन। बिल्कुल हाँ। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल ही पॉसिबल है। ठीक है, बहुत पॉसिबल सिनेरियो, ऐसा कुछ नहीं। आप घर पे ट्राई कर सकते हो, 2 मिरर रख के घर पे, वो जो एक फेस मिरर होता है ना छोटा सा, ऐसा साथ में लेके रखते हैं जो, वैसे 2 मिरर लेके रखो और उनका एंगल कम करो और फिर एक टॉर्च डाल के देखो, यू विल सी द रिफ्लेक्ट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस गोइंग टू हैपन। तो वो देखते हैं, मैं भी दिखाता हूँ, आप लोग को दिखेगा, पूरा फील होगा, टेंशन नहीं लेना, घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो पूरा 2 मिरर रख के। अभी देखो, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, सबको समझ आया? इसका मतलब ये कितना होगा? 30 डिग्री। अब बताओ, अगर ये 30 है, ये 40 है, तो ये रिमेनिंग कितना होगा? 110। 110 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा तो नॉर्मल तो इसके ये वाले साइड पे आ जाएगा। क्लियर? कितना? 20 डिग्री नॉर्मल इस तरफ आ जाएगा, करेक्ट है या नहीं? तो इसका मतलब अब अगर रे रिफ्लेक्ट होगी तो क्या ऐसे बाहर चली जाएगी क्या? नहीं ना, नॉर्मल के अपोजिट साइड रिफ्लेक्ट होगी ना। तो इसका मतलब 20 डिग्री इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में? एक नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ गया। आप घर पे जाके देख सकते हो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा जैसे ये एंगल आप बढ़ाते जाओगे। ठीक है, ये एंगल जैसे बढ़ाते जाओगे, इंसिडेंट एंगल, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब इस मिरर पे फिर से आ गया, पहले कितने रिफ्लेक्शन हो रहे थे? 2, अब एक और बढ़ गया। तो चेक कर लेते हैं कि ये नॉर्मल पे कितना एंगल होगा, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा बाहर। तो चेक करो, अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना आया? 70। क्लियर? हाँ। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? 70। 70। और 70 है तो इसका मतलब ये भी 20 डिग्री ही होगा। 20। इसका मतलब फाइनल जो रिफ्लेक्शन होने वाला है वो कितने डिग्री पर होगा? 20 डिग्री पर इस तरफ निकल जाएगा। आया पॉइंट समझ में आया सबको? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एक और बढ़ गया, वापस से मिरर 1 में आ गया वो 20 डिग्री। डन? अच्छा, सर वो मिरर 2 पे फिर से जा सकता है ना 20 डिग्री पे? मतलब यार 20 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 20 डिग्री है तो फिर तो वो मिरर 2 पे फिर नहीं से जाएगा, मिरर 2 के। मिरर 2 पे नहीं जाएगा ना, क्योंकि ऐसा देखो, बताते हैं, ये मिरर का एंगल कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, और हमारे ये रे का एंगल नॉर्मल से कितने डिग्री है? 70 डिग्री। दिख रहा है? तो अब बिकॉज ये किससे 40 से ज्यादा है, तो देर इज अ चांस कि अगर ये मिरर बहुत आगे होगा तो देर इज अ चांस कि ये हाँ, रे तो जा सकती है, बिल्कुल देर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उस पॉसिबिलिटी पे, लेंथ पे, बहुत सारी चीजों पे, बट बिल्कुल जा सकता है। जब ये 40 से कम हो जाएगा ये वाला, तो फिर वो पैरेलल निकल जाएगी, फिर दोबारा कभी भी मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके। यस। तो एज पर द क्वेश्चन आपको बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसा कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, आपको बना के देख लेना पड़ेगा कि कितना होगा। अच्छा बताओ, डेविएशन कितना हो जाएगा विदाउट इस डायग्राम में बनाए? मैं ऐसे रेफरेंस प्लेन से डेविएशन देख सकता हूँ ना। देखो, डेविएशन अगर फील करूं तो ये रे किस एंगल पे आ रही थी? ये रे किस एंगल पे आ रही थी? 30 डिग्री पे, इधर से 60 पे, उधर से, इधर से 30 डिग्री पे। बाद में रिफ्लेक्ट वाली किस एंगल पे गई है? 20 डिग्री। ऊपर से 20, मतलब यहाँ से कितना? 70। तो इन दोनों के 70। बीच कितना गैप? 40 डिग्री। 40 डिग्री। 40 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ ना, क्या कि रे जा रही थी ऐसे और फाइनली किस तरफ निकल गई? इस तरफ। तो बताओ बेटा, फाइनल डेविएशन कितना हुआ? बता सकते हो? ये फिगर समझ आया सबको? ये इंसिडेंट है, 140। यस, ये इंसिडेंट है। और ये जो ब्लैक कलर पे एरो ये वापस जा रही है, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड है। हाँ। तो डेविएशन तो बता ही सकते हैं ना। तो आपको डायग्राम बस बनाना है, अब इनको क्रॉस नहीं कराने लग जाना है कि अरे सर ये तो क्रॉस ही नहीं हो रही है, देख रहे हो ना, अरे सर ये तो क्रॉस ही नहीं हो रहा है। नहीं,
उनको एक रेफरेंस में बना कर देखो, तो रेफरेंस में बना के देखो तो पहले इंसिडेंट की डायरेक्शन थी ये वाली, और जबकि फाइनल वाला जा रहा है यहाँ से 70 पे, ठीक है, मतलब इससे 40 डिफरेंस पे, तो इससे कितना सर ये डेविएशन, 40 डिग्री क्यों नहीं आया डिफ्लेक्शन? ये 70 इधर था ना, ये वाला एंगल यहाँ से हमने चेक किया ना, यहाँ से। हाँ और डिफ्लेक्शन हम कैसे बताते हैं, इंसिडेंट वाले के मूविंग डायरेक्शन से बनाते हैं ना, ऐसे बीच में नहीं बनाते हैं, उसका पूरा कह रहे टेल्स ज्वाइन करते। हाँ डायरेक्ट एक्सिस देखते हैं ऐसा, ये एंगल देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा था और कितना पाथ चेंज हुआ, ऐसे थोड़े ना था कि ये जा रहा था और ऐसे टर्न हो गया, ऐसे ऐसे नहीं टर्न हुआ, पूरा था स्ट्रेट ये डायरेक्शन और इतना पूरा टर्न हुआ 140। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके गुड, तो मतलब ठीक है, चले। तो डेविएशन मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, डेविएशन में कोई और डाउट किसी को? नो सर। ओके गुड। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन की हेल्प लेके हमें इमेज फॉर्म करना पड़ेगा। तो पहले प्लेन मिरर के बारे में देख लेते हैं। सो पहले हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, और लेट से हम पहले किस में देखेंगे, प्लेन मिरर में देखना चाहते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के मिरर हो सकते हैं, वो आगे हम बताएंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन क्या है, हमें रिफ्लेक्टेड रे देखना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो चेक कर लेते हैं पहले एक बार कि लेट से सपोज ये हमारा मिरर है, ठीक है। सो ये सपोज मिरर है। मिरर एक्चुअली क्या होता है, ऐसा एक ग्लास होता है, ठीक, और इधर पे पॉलिश होती है, ठीक है। ये हो गया क्या, एक्चुअल मिरर, ये क्या हो गया, मिरर। बट इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किस तरीके से, ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक सिंगल लाइन, मतलब ये हो गया थिन ग्लास, एक सिंगल लाइन, और ये जो डैश दिखाएंगे ये क्या बताएगा, पॉलिश। समझ आया? तो ये एक्चुअल पॉलिश है और ये हमारा ग्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये थिन ग्लास है, थिन ग्लास, और ये जो डैश है ये किसको बता रहा है, पॉलिश को। तो बेनिफिट क्या है, जिस तरफ पॉलिश होगा रिफ्लेक्शन उस तरफ नहीं होगा, तो रिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ से नहीं होगा। सिर्फ ये समझाने का मतलब है हमारा कि मिरर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है हमें। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। चलो एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, बट अभी ये पॉइंट जैसा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। चलो अब रे डायग्राम बनाते हैं। तो हमें इमेज बनाने के लिए, इमेज अगर हमें किसी चीज का बनाना है तो हमें बहुत सारे रेज को कट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कोई दो रेज भी कट कर दें तो वहां पर इमेज हमें फील हो जाता है। तो ये चीज मैंने बताई थी। तो सबसे इजी कभी भी हो, कभी भी प्लेन मिरर से इमेज बनाना है तो एक लाइन हमेशा एज्यूम कर लो, कौन सी, परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर मैंने बताया था डेविएट होती ही नहीं है। अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन मानूं, यहाँ मैं डैश क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि रियल में इधर लाइन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन गई इस तरीके से, तो अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन गई तो वो रिटर्न भी आएगी सेम पाथ से, ठीक है। तो एक लाइन तो हमने बना ली परपेंडिकुलर, एक लाइन साइड में रख लेते हैं, चलो, बिकॉज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब लाइट वहां से आनी चाहिए और मिरर पे गई। अब इंसिडेंट का क्या रूल है, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर बनाने के पहले क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल। और देखेंगे कि ये एंगल कितना है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो डाउट किसी को कोई, ये हमारी क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड। गुड। यार एक रिफ्लेक्टेड रे ये मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है, तो अब अगर मैं इन दोनों की कंडीशन देखूं तो क्या दोनों कभी एक दूसरे को कट करेंगे क्या, नहीं, रियल में नहीं वर्चुअल पॉसिबिलिटी नहीं है।
सो अगर रियल में कट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं तो विल ट्राई टू फील कि लेट्स से कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रेज ज्वाइन हो रही है, तो हमें फील आ रहा है कि यहाँ पे रेज ज्वाइन हो रही है, सो दिस बिकम्स आवर वर्चुअल इमेज। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया कि हाँ, किस सर। तरीके से हमने वर्चुअल इमेज को ये वर्ड यूज किया हुआ है वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज मतलब रियल में रेज के मिलने के कोई चांसेस नहीं है, तो हमने एक्सपेक्ट किया कि वो किस पॉइंट से आ रही हैं और वो एक्सपेक्टेशन को ही हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया और देखा कि वो किस पॉइंट पर मीट हो रही है। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल इमेज। तो ये तो पता चल गया कि यार ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल इमेज बनाता है एक रियल ऑब्जेक्ट का। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम अभी लिख लेंगे। उससे पहले यहाँ पर क्या है कि अभी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या होगा अगर मैं बड़ा ऑब्जेक्ट एक ले लूं? इसी मिरर में एक थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट लेके चेक कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स से इसके एक पॉइंट का नेम ए है और एक पॉइंट का नेम बी है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो देखें ए से रेस जाएगी अगर तो कहां पर वापस आएगी? ए पर ही वापस आएगी, मतलब ये वाली लाइन। बी से रेस जाएगी तो कहां पर वापस आएगी? बी पे ही वापस आने वाली है रेस। तो लेट्स सी ये बी बी हो गया। ठीक है, अच्छा अब सिचुएशन देखो, कोई तो रेज ऐसी होंगी जो बी से किसी एंगल पर आएंगी। तो लेट्स से ऑलरेडी यहाँ पर नॉर्मल बना हुआ है, तो मैंने ये एंगल एज्यूम कर लिया कि बी पे रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें पता है ना कि ये रे किससे मिलती हुई फील आएगी, तो हमें फील आएगी कि ये इस पॉइंट पर मिल रही है। तो ये हमारा हो गया बी का इमेज। क्या हो गया? बी डैश। सेम फॉर्मेट में अगर मैं देखूं ए की, तो ए की भी ऐसे रेस जा रही है, और अगर ऐसे रेस जा रही है तो उतने ही एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होगी, रियल में तो मिलने नहीं वाली, तो हमने एक्सपेक्ट किया कि ये यहाँ पर मिल रही है, मतलब यहाँ पर एक हमारा नया इमेज रेडी हो गया, बी का इमेज बी डैश, ए का इमेज ए डैश। तो अच्छे से अगर देखें तो इस फिगर में ऑब्जेक्ट देखो सीधा है, बिल्कुल भी मतलब टिल्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट है। बी जहाँ पर है वहीं पे बी डैश है, ए जहाँ पर है ए डैश है। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देखो ये बिल्कुल सिमिलर है किससे? डिस्टेंस ऑफ इमेज से। ठीक, और अच्छी बात इमेज कैसा है, मतलब हाइट में सीधा है, हाइट में सीधा है। और देखो सेम साइज है, तो यहाँ पे भी दो प्रॉपर्टी पता चल रही है। इमेज कैसा है? इमेज कैसा है? सेम साइज है और कैसा है? सीधा है, स्ट्रेट है, इरेक्ट है एंड इरेक्ट। सो सेम साइज है और इरेक्ट है और सेम डिस्टेंस पर है, ये भी पता चल गई। बट इरेक्ट का मतलब आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि इन्वर्टेड नहीं है। एक वर्ड होता है, सपोज प्लेन मिरर है, तो ये तो आप लोगों ने सबने फील किया ही है कि अगर प्लेन मिरर के सामने मैंने पी लिखा हुआ है तो पी आपको ऐसे नहीं दिखता। अगर पी आपको lateral दिखता है Laterally तो ये इन्वर्ट inverted. बोलेंगे कि ये इन्वर्टेड है, बट पी ऐसे नहीं दिखता है, पी आपको जस्ट लेटरली इन्वर्टेड दिखता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो इस टाइप के इन्वर्जन को हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो ये किस टाइप का इमेज है? लैटरली इन्वर्टेड इमेज। तो इसका मतलब एक प्लेन मिरर में देखो क्या क्या होता है। देखें प्लेन मिरर में क्या क्या चीजें मिल लेंगी। इन अ प्लेन मिरर देखो, इन अ प्लेन मिरर क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिली है। नंबर 1, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा होगा?
रियल इमेज। ठीक है। नंबर थर्ड, साइज ऑफ इमेज, साइज एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज is same as size and distance of object। तो ये तीन चीजें प्लेन मिरर में हमें पता चली। साइज और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट क्या, ये इन्वर्टेड नहीं होता है, तो ये क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो टर्म हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर लेटरली इन्वर्टेड वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर कि लेटरली इन्वर्टेड होता है, बाकी रियल में इन्वर्टेड नहीं होता। रियल में कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है, ओके। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेशन था कि किस तरीके से हमें मिरर यहाँ पर डिस्कस करना है। अच्छा, मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं? बताया ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा प्लेस नहीं कर सकते। सोचो बहुत दूर से लाइट आ रही है, ऐसा टाइप में लाइट आ रही है कहीं दूर से, तो अब हम बता नहीं सकते ना कि कहाँ पे इसका सोर्स है। पॉइंट है क्या कोई एक? नहीं। सो यू विल सी दिस लाइट इज कन्वर्जिंग एट दिस इंस्टेंट। तो ये देखो रियल में बन गया ना इमेज। समझ आया? हाँ सर। ओके। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब 10th में हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेके नहीं चलते। हम हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही पूछेंगे। बट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका इमेज जो है रियल बनेगा। यूजुअली वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम मान के नहीं चलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म यूज होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन होता है? ये डिफाइन होता है कि इमेज का साइज कितना बड़ा हो गया, मतलब साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी को हम बोलेंगे कि कितना मैग्नीफाई कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा, प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1। 1। दोनों की हाइट क्या होती है, सेम। सो प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, 1 फॉर प्लेन मिरर्स। तो आगे हम इन्हें सॉल्व करते हुए देखते जाएंगे, तो वो ज़्यादा हमें टेंशन नहीं रहेगी। तो अब देख लेते हैं कि अगर मुझे प्लेन मिरर में इमेज बनानी है तो हमेशा किस लाइन में बनानी है? एक लाइन हमेशा क्या चूज कर लेनी है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर चाहिए तो मैं नोट डाल के ये पॉइंट लिख देता हूँ, नोट इन a plane mirror, in a plane mirror always form the image, sorry, in a plane mirror image is always formed at perpendicular line, at perpendicular line from object to the mirror, drawn from object to the mirror। ओके, मतलब क्या है, देखिए मतलब फीलिंग समझे इसका। फीलिंग क्या है, सपोज ये एक मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? अगर ये x डिस्टेंस पे है तो कहाँ पर बनेगा, x डिस्टेंस पे। डन? ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अभी एक और सिनेरियो देते हैं, देखें। सपोज ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, और लेट से ये यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, x डिस्टेंस पर बनेगा। ये इमेज होगा क्या, ये सही है? नहीं, ये रॉन्ग है। परपेंडिकुलर। यस,
तो इमेज हमेशा, हमें पता है कि एक लाइन हमेशा जो वापस आएगी उसी पे ही तो बनेगा ना इमेज। तो इसका मतलब इमेज हमेशा किस लाइन पे बनेगा, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन पे बनेगा। और लेट्स से यहाँ से डिस्टेंस देख लेते हैं, कुछ है x डैश, सो यहाँ से भी उतनी ही x डैश डिस्टेंस पे वो बनेगा। तो इमेज की लोकेशन क्या होगी, ये हो जाएगी, ये इमेज होगा करेक्ट। पॉइंट समझ आया सबको, उस लाइन का पर्पस समझ आया जो हमने अभी समझाया था। ओके तो एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, कि इमेज मतलब लोकेशन ऑफ इमेज पे देखें। सर अभी जो आपने समझाया था एक बार वापस बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। Okay, just wait. Find the coordinate of image of a object kept at -3, -2. ओके अभी ये समझाए कि कभी भी प्लेन मिरर में इमेज बनाना है तो हमेशा कहाँ पे बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन। मतलब अगर ये मिरर रखा हुआ है और मैंने इमेज ऐसे रख दी है, तो आप ऐसे मत बना देना कि सर सेम डिस्टेंस पे बनता है तो तुरंत यहाँ पे डिस्टेंस ली, यहाँ पे डिस्टेंस ली और बना दिया इमेज। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इमेज हमेशा कहाँ से बनानी है, ऑब्जेक्ट से मिरर पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो डिस्टेंस, ये एक्स डैश है अगर, तो कहाँ पर इमेज बनेगा, एक्स डैश पर। समझ आया कहाँ पर इमेज बनेगा, ये करेक्ट आंसर है। ओके हाँ सर। चले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट बताएं आप लोग। हर्ष नॉट करेक्ट, चेक अगेन। सर x, y है ना, -3 -2। हाँ वही होता है, स्टैंडर्ड ही वही है। चलो कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। ओके आस्था आप एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन। मैंने अभी सॉल्व नहीं किया अब तक। चलेगा तो आप एक्सप्लेन करो, सब साथ में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लोकेट करेंगे -3, -2 को इस लोकेट क्वाड्रेंट में, -3, -2 कर। थर्ड में, मतलब 1 2 3, एक्स पे जाएगा 3 एंड वाई पे 1 2। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। समझ आया सबको यार, -3 -2 ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा अब बताओ क्या चेक करते हैं, कहाँ पे इमेज बनता है, परपेंडिकुलर टू द मिरर। परपेंडिकुलर लाइन पे, मतलब इस वाली लाइन पे इमेज बनेगा कहीं पे। तो फिर क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, उसका डिस्टेंस उसका मतलब डिस्टेंस कितना है मिरर से। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है, अगर हमें ऑलरेडी 7। ओके गुड, हमें पता है कि ये मिरर ऑलरेडी कितने पे, x = 4 पे है ये मिरर। तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 7।
तो बताओ मिरर के बैक साइड पे फिर कितना बनेगा, कितनी दूर पे? 7 पे। अच्छा, तो यहाँ पर बन गया हमारा क्या, इमेज। ठीक है, इमेज हो गया, बट हमें कोऑर्डिनेट्स तो कहाँ से देने पड़ेंगे, ओरिजिन वाली लाइन से। तो इसका मतलब अगर आप 11 देखोगे तो ये तो 3 है ना, तो मतलब ओवरऑल कोऑर्डिनेट कितना दिखेगा इसका, कितनी दूर होगा, 10 पे है ना। तो सॉरी 3 नहीं है, ये कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 11। 11 का मतलब इमेज कहाँ पर आएगा फाइनली देखें तो, 11 ओके, तो 11 पॉजिटिव पे गया x और कॉमा -2 पे रहेगा। कोई डाउट किसी को, बताओ नहीं समझ आया कैसे लोकेट करना है। तो मैं चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैसे कि सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस का होता है, बट यहाँ पर प्रॉपर चाहिए तो ऐसे बॉक्स बना के पूरा लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये फिक्स रहता है प्लेन मिरर में। सो प्लेन मिरर में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हमेशा सेम रहती है। तो इसी को रेफरेंस लेके हमें तुरंत लोकेट कर देना होता है। इमेज ड्राइंग में किसी को कोई डाउट इसमें? नो ओके गुड, तो फिर एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, क्या फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू का क्या इफेक्ट है, इमेज फॉर्मेशन में क्या इफेक्ट है वो देखना है। अच्छा बताओ, अगर ये मिरर रखा हुआ है, देखें सब अच्छे से, सपोज ये मिरर रखा हुआ है और इसकी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स से ये इसकी हाइट है, मतलब ऐसा रेफरेंस, ये हाइट, और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, लेट्स से ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये सी ऑब्जेक्ट है कहीं। तो बताओ, तो इनमें से किसका किसका इमेज मिरर पे बनेगा और किसका नहीं बनेगा, अरे यार बी का बनेगा, नहीं और सी का नहीं बनेगा। नहीं बन नहीं ओके बनेगा। गुड, तो यहाँ पर हम ये चीज स्टार मार्क करके लिखेंगे, क्या, मिरर, सॉरी, all the objects, all the objects, सर लेकिन सी भी दिख सकता है ना अगर हम ऊपर से देखें तो। हाँ, तो इसका मतलब मैं यही लाइन आपको बताना चाहता हूँ, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, सी भी दिख सकता है अगर हम ऊपर से देखें। तो इसका मतलब ये लाइन आपको हमेशा ध्यान देनी है, all the objects in front of plane of mirror forms image in it। मतलब क्या हुआ, प्लेन ऑफ मिरर मतलब समझ गए, ये लाइन, इस लाइन के इन फ्रंट में जो कुछ भी होगा सबका इमेज बनेगा, नो मैटर कि वो उसके हाइट पे है या नहीं। हाइट पे मैटर नहीं करता, किस पे मैटर करता है, प्लेन पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इवन यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिख देता हूँ डी, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ ई, सो किसके किसका इमेज बनेगा, ए बी सी डी will have ई image, का नहीं बनेगा। will form image, yes, बट ई कहाँ चला गया, मिरर के पीछे चला गया ना, हाँ and E will not form, E will have no image। ठीक है, समझ आया। तो किसका इमेज बनता है, उस प्लेन के इस तरफ जो कुछ भी है सबका इमेज बनता है। मतलब अगर आप देखो कि घर पे आपके एक छोटा सा इमेज है, एक रूम है और एक छोटा सा मिरर है आपके पास इतना, आप इस मिरर में पूरा रूम देख सकते हैं, पूरा रूम कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेन के इधर जो कुछ भी है सबका इमेज बनता है। इट डिपेंड्स वेदर विल बी एबल टू सी और नॉट। तो वहां पे पॉइंट कॉन्सेप्ट आता है किसका, फील्ड ऑफ व्यू। अगर हम उसके फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट है देन विल बी एबल टू सी इट, और एल्स वी वोंट। मतलब an object can be seen, an object can be seen, sorry, not an object, image of an object, so
image of an object can be seen only in the field in between its extreme reflected rays. इसका मतलब क्या हुआ देखें, इसका मतलब क्या समझाना चाहता हूँ। सपोज ये मिरर था हमारे पास और मैंने बताया एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब लेट से यहाँ पर है पॉइंट ए, तो देखो ए का रिफ्लेक्शन क्या होगा, ए से रेज जाएंगी यहाँ पर, एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करना, एक्सट्रीम मतलब एकदम सबसे लास्ट वाले, तो ये नॉर्मल बना दिया, रे कैसे जाएगी, इस तरीके से पास होगी। क्लियर, ये ए नहीं मान लेते हैं, चलो ए ही मान लेते हैं, कुछ रैंडम नेम फिर से ले लेते हैं। तो ये हुआ इसका पॉइंट। अब दूसरी लाइन कहाँ पे जाएगी, ये दूसरा एक्सट्रीम हुआ, तो यहाँ पे कैसा होगा, ये नॉर्मल बना दिया, तो रे कैसे आएगी, इस तरीके से जाएगी। यार समझ आया सबको। तो ये जो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज है, मतलब ये वाली रिफ्लेक्टेड और ये वाली रिफ्लेक्टेड, इनके बीच में जो रीजन होता है ये, दिस इज कॉल्ड इट्स फील्ड ऑफ व्यू। मतलब अगर यहाँ पर कोई होगा तो वो एक का इमेज देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पर रखता हूँ फिर एक ऑब्जेक्ट बी, लेट्स से बी मिरर के सामने है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं सी। तो अभी क्या होगा, काम की बात क्या नजर आई, क्या बी कैंट सी द इमेज ऑफ ए while C कैन। समझ आया सबको, फील्ड ऑफ व्यू का पॉइंट समझ में आया कि क्या पर्पस है। हाँ सर। तो मतलब हमें जहां की चीज देखनी है हमें उसके फील्ड ऑफ व्यू में होना पड़ेगा, तब हमें दिखेगी। तो इसलिए मिरर में अगर हमें खुद को देखना है, तो खुद को देखना है मतलब हमारी आईज हमें बताती हैं देख के, ठीक है, सेंसिटिविटी जो है हमारे आईज की है, तो हमारे आईज को मिरर के फ्रंट में होना चाहिए। अगर आईज हमारी मिरर के फ्रंट में नहीं है तो आप अपने आईज को नहीं देख पाओगे। डन। तो देख लेते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू का क्या यूज हो जाता है व्हाइल सीइंग योर ओन इमेज। तो सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है और हमें खुद को देखना है, तो अगर हमें खुद को देखना है तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि मिरर को कहाँ पर होना चाहिए, हमारी आईज के सामने, नंबर 1। अगर आईज के सामने नहीं है, सपोज ये अभी आईज के सामने है, लेट से आईज के सामने नहीं है, यहाँ पर है, इतना बड़ा मिरर है, लेट से इतना बड़ा मिरर है, बट क्या आप अपने सर को इस पे देख पाओगे या नहीं वो चेक कर लेते हैं। लेट से हमें, आप यहाँ पर माउथ है, हमें इसको देखना है, तो मतलब इससे रेज आप किसके पास जानी चाहिए, आईज के पास जानी चाहिए, तब आप देख पाओगे। क्या कभी इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं। अगर नॉर्मल बनाओगे तो रिफ्लेक्शन तो इस तरफ आ जाएगा ना, मतलब आप अपने माउथ को देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे। तो इसका मतलब अगर आपको खुद को देखना है तो मिरर हमेशा आपके आईज के सामने मिनिमम होना ही चाहिए। तो अगर आपको देखना है तो मिनिमम मिरर को कहाँ होना चाहिए, आपकी आईज के सामने। तो इससे होगा क्या, ये जो रेज यहाँ से निकलेंगी वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएंगी और आपको आपके आईज पे दिखेगा। ठीक। दूसरी सिचुएशन, अगर आपको अपनी फुल हाइट देखनी है, मतलब एकदम बॉटम से चाहिए रेज पूरा आपके आईज पास पहुंचे, तो एक तो हो सकता है ये यहाँ पे मिडिल पे डाल के चेक करो, ये तो बिल्कुल बाहर ही निकल गई, ये आईज तक पहुंचेगी क्या, नहीं। तो सबसे मिनिमम पॉसिबल सिचुएशन क्या है, ये एज। अगर ये वाली रे पहुंच गई तो बाकी वाली सारी रेज ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगी। तो अगर ये इंसिडेंट रे ये आपके पास पहुंच गई तो आप फुट को भी देख पाओगे यहाँ पर। तो ये कब पहुंचेगी, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों सेम होंगे आई और ये आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों सेम है तो ये हाइट भी तो सेम होगी ना। समझ आया क्या सबको। हाँ सर। तो ये मान लेते हैं दोनों हाइट सेम होगी। तो अगर पर्सन की हाइट h है तो मिरर की हाइट इसका मतलब कितनी होनी चाहिए, h/2।
क्लियर? तो इसका मतलब ये होता है, ये कॉन्सेप्ट रहता है कि टू सी own height completely, the height of mirror should be h/2. समझ आया? फॉर्मेशन समझ आया सबको कि क्यों मिनिमम h/2 हो? अगर h/2 से छोटा हो गया तो फिर पॉसिबल ही नहीं है रेज को देख पाना। ओके, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट का यूज होता है, फील्ड ऑफ व्यू का यूज होता है। अगर बी को देखना है, बी को खुद को देखना है, तो बी को खुद को वहां पर होना पड़ेगा। अच्छा, तो सी कभी खुद को देख पाएगा क्या? नहीं। मतलब देखो, रेज ए से जा रही है ना, ए क्या अपनी खुद की फील्ड ऑफ व्यू में है? ए अपनी खुद की फील्ड ऑफ व्यू में है क्या? नहीं। तो मतलब ए भी खुद को नहीं देख सकता है। ए कैन नॉट सी, ए कैन नॉट सी its own image. Why? Because it is not present in its own field of view. सर यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए खुद की इमेज देख पाने के लिए उन्होंने मिरर के मिरर सामने के ही होना सामने ही चाहिए। होना पड़ेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर खुद को देखना एक्सटेंड के लिए तो h/2 एक्सटेंडेड h/2 के लिए चाहिए होगा, अगर उसके लिए तो खुद को उसको सामने होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। सर और h/2 यानी मिरर नीचे नहीं रख सकते नीचे टोज नहीं रख से। सकते h/2, और वो भी आइज के सामने होना चाहिए। अगर h/2 आपने नीचे रख दिया तब तो आइज को ही नहीं देख पाएगा ना। तो दो कंडीशन है, h/2 होना चाहिए एंड केप्ट इन फ्रंट ऑफ आइज, मतलब टॉप पोजीशन शुड बी इन फ्रंट ऑफ। ये अगर सोचो, लेट्स से, चलो देखो, अगर हमने हाफ हाइट को ऊपर ऐसे रख दिया तब तो वेस्ट हो गया ना। देखना कि आइज को देखने के लिए तो ये रेज ही होंगी ना। क्या ऊपर का मिरर यूज होगा क्या आइज को देखने के लिए? नहीं। बट नीचे वाली रेज जो वहां आइज तक पहुंचने वाली थी वो पहुंच ही नहीं पाएंगी। मतलब जो रेज यहाँ पर पहुंचेंगी वो तो ऐसे बाहर चली जाएंगी। जो रेज यहाँ पर पहुंचेंगी बहुत बाहर, यहाँ पर पहुंचेंगी बहुत बाहर, तो क्या वो फीट दिखेगा क्या उसे? नहीं, इतना सेक्शन ही दिख पाएगा। ठीक है, तो घर पे जो मिरर होता है आप देखो, उसका हाइट मतलब हम लोग के फेस से भी ऊपर होता है थोड़ा सा। बट अगर हाइट मतलब नीचे डेप्थ अगर h/2 जितनी नहीं है आइज से लेके नीचे तक, तो आप पूरा कहीं पे खड़े हो जाओ, मतलब कितने भी दूर चले जाओ आप, अगर ये h/2 नहीं है और आपके आइज के सामने से लेके नीचे तक h/2 नहीं है, तो आप कभी पूरे खुद को नहीं देख सकते। आप चाहे जितना पीछे चले जाओ, इस डिस्टेंस का कोई यूज नहीं होता। ओके, क्लियर है फील्ड ऑफ व्यू? हाँ सर। ओके, गुड। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड के बारे में। देखिए, स्पीड बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब मिरर के लिए स्पीड रिलेशन कैसा रहेगा? मिरर के लिए स्पीड रिलेशन, स्पीड रिलेशन देखें। स्पीड रिलेशन बड़ा सिंपल है। जब दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं तो स्पीड भी दोनों की क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं ये मिरर रख दे रहा हूं और लेट्स से ये मैं बोल रहा हूं कि ये v की स्पीड से जा रहा है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इसका इमेज किस स्पीड से जाएगा? v की स्पीड से इसके पास आने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। ये लेट्स से x ऑब्जेक्ट है और ये x इमेज है। ठीक है, तो as we know that x object is same as x image, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए?
V of object must be same as V of image. Clear? Any doubt for this? No. ओके गुड। बट यार इसकी एक प्रॉब्लम है, देखना एक प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इफ मिरर स्टार्टिंग टू मूव, क्या सिचुएशन होगी तब? तब तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे यार हम। सपोज मिरर मूव कर गया, लेट्स से मिरर यहाँ आ गया, तो यार ये डिस्टेंस तो कम बचेगी ना रिलेटिवली। अब इसमें इमेज की कोई गलती है या ऑब्जेक्ट की कोई गलती है क्या? नहीं। किसकी प्रॉब्लम है? मिरर आगे आ गया यार। तो मिरर आगे आ गया तो इमेज को भी तो अब आगे आना पड़ेगा ना। सर आपकी बीच में आवाज चली गई थी। ओके फिर से देखते हैं। पॉइंट ये है कि दिस इज वैलिड ओनली व्हेन मिरर इज एट रेस्ट। मिरर इज एट रेस्ट। अगर मिरर मूव करने लग गए तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखें क्या प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये हमारा इमेज है, वी इमेज। देखें अभी सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से फील होगा, तुरंत फील हो जाएगा, आप टेंशन नहीं ले। सपोज ये मिरर है, हम अभी यहाँ से कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक, सोचो ऑब्जेक्ट ने मूव की कितनी? 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव की। लो 2 नहीं 3 कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ने कितनी मूव की? 3 सेंटीमीटर। तो इमेज पहले कहाँ पर था? 10 पर था। अभी कहाँ पर बनेगा इमेज? अगर यहाँ पर आ गया हमारा नया ऑब्जेक्ट तो इमेज भी यहाँ पर। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखना कि सोचो मिरर भी अगर इधर चला आया 1, तो ये कितनी बची? अब ये 1 है, 6 सेंटीमीटर 6 बची पक्का। तो हाँ। इसका मतलब अब इमेज कहाँ पर बनेगा? 6 6 पे पे। बनेगा। अब इमेज बनेगा 6 पे। अच्छा ये हुआ फाइनल इमेज। अच्छा देखना स्टेप देखना, सोचो ऑब्जेक्ट चल रहा था 3 से, मिरर चल रहा था 1 से। इस तरफ ऑब्जेक्ट चल रहा था 3 की स्पीड से, मिरर चल रहा था 1 की स्पीड से। तो रियल में इसे तो आना चाहिए था 3 की स्पीड से, 3 सेंटीमीटर। इसे कितना बचना चाहिए था? 7 सेंटीमीटर। लेकिन मिरर के चलने की वजह से ये सिर्फ कितना बचा? 6 बचा। लेकिन अभी ये 1 और है ना, और ये यहाँ से 6 है, तो ये कितनी बची बताओ? डायग्राम में ये 6 है, ये 1 है, ये 7 है, 2। तो 2 बची। इसका मतलब देखो 3 सेंटीमीटर तो उसने कवर कर ही लिया था, बट मिरर के चलने के वजह से मिरर 1 सेंटीमीटर पास आ गया। तो 1 सेंटीमीटर एक तो मिरर की वजह से इमेज हुआ, और ऑब्जेक्ट और पास आ गया, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर और होगा। इसका मतलब देखो अगर मिरर 1 से जाएगा तो इमेज कितने से चलेगा? 2 से। तो पॉइंट समझ आया कि अगर मिरर नहीं चल रहा है तो ठीक है, अगर मिरर चलेगा तो 2 टाइम्स ऑफ मिरर की स्पीड भी हमें उसमें और ऐड करनी पड़ेगी। समझ आया क्या? हाँ सर। सर यानी वो ऑब्जेक्ट का चलना और मिरर का 2 टाइम्स चलना दोनों ऐड चलना करना। दोनों ऐड होगा। ठीक, अच्छा बट यार अब एक प्रॉब्लम होगी कि मिरर लेफ्ट राइट कहीं पे भी चल सकता है ना, तो हमें तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ विद डायरेक्शन वैलिड है। ठीक है, तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की है, क्योंकि एक तो प्लस जा रहा है और एक माइनस जा रहा है ना। तो इसको मैं विद डायरेक्शन बोल देता हूँ। कैसे? विद डायरेक्शन। और अगर मैं विद डायरेक्शन बोल रहा हूँ इसका मतलब राइट साइड को क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव, और लेफ्ट को लूंगा नेगेटिव। क्लियर है यार सबको ये? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट पास जा रहा है तो इमेज भी उसके पास जाएगा ना। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर बीच में क्या लगा लेना चाहिए? माइनस। ये माइनस क्या वैल्यू में कुछ डिस्टर्ब कर रहा है क्या? नहीं, ये माइनस सिर्फ क्या बताना चाह रहा है? ये माइनस क्या बताना चाह रहा है? लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर। बस डायरेक्शन बताना चाह रहा है, डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट किस तरफ है तो उसके अकॉर्डिंग इमेज किस तरफ होगा। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग। इफ, अच्छा ये एक चीज मैं और बताना भूल गया, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए है वैलिड है। अभी वाई के लिए हम अलग देखेंगे कि वाई में क्या प्रॉब्लम होगी। ये किसके लिए है? सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट।
चले देख लेते हैं। इफ मिरर इज मूविंग, मिरर इज मूविंग, अगर मिरर मूव करेगा तो हमने देखा कि मिरर का इफेक्ट वहां पर ट्वाइस देखने को आपको मिलेगा। डन, ये पॉइंट सबको समझ आया कि मिरर का इफेक्ट वहां पर ट्वाइस देखने को हमें मिलेगा। तो इसका मतलब वी इमेज अगर हमें चाहिए तो वो हो जाएगा, एक्चुअली इसे वी इमेज पहले लिख लेते हैं तो वो, क्योंकि यूजुअली हमें इमेज ही पूछता है ना, सेम चीज, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इक्वल है दोनों, बट लिखने में बेटर रहेगा कि इमेज की स्पीड होगी जो ऑब्जेक्ट की है उसके अपोजिट साइन में। तो यहाँ पर इमेज की स्पीड होगी 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ मिरर माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको लग रहा होगा कि सर माइनस क्यों किया है, रियल में हमने प्लस किया है बट ऑब्जेक्ट की नेगेटिव रखते हैं ना। दिख रहा है, समझ आया पॉइंट, समझ में आया सबको कि इस फॉर्मूले में माइनस क्यों दिख हाँ रहा है? ओके गुड। तो इस चीज को मैं ऐसे बॉक्स पे रख लेता हूं और फिर से मैं लिख देता हूं विद प्रॉपर साइन, यूज दिस फॉर्मूला, यूज इट विद प्रॉपर साइन। ओके ओके, ये था एक्स एक्सिस के बारे में। चलो वाई एक्सिस के बारे में देख लेते हैं। वाई एक्सिस, अच्छा ये तो मैं लिखना ही भूल गया, ये वीएम मतलब क्या है? वीएम मतलब है स्पीड ऑफ मिरर। लेट से कहीं पे भी जा रहा है, लेट से इस तरफ नेगेटिव की तरफ जा रहा है, वीएम, वीएम का हमारा मतलब है स्पीड ऑफ मिरर, स्पीड ऑफ मिरर। ओके, तो लेट से ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, वीओ, ये क्या होगा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वीओ, और लेट से कुछ भी डायरेक्शन आ सकती है, हमें नहीं पता अब। वी आई, वी आई मतलब क्या है? स्पीड ऑफ इमेज। क्लियर है सबको क्या बोलना चाह रहे हैं हम एग्जैक्टली? तो वाई एक्सिस में देखते हैं कि वाई एक्सिस में क्या प्रॉब्लम होगी, बना लेते हैं। वाई एक्सिस में देख लेते हैं, सोचो ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है और ये वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा है कुछ वीओ से, बताओ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? इमेज का क्या होगा? सर वो जब यानी इमेज भी वी नॉट से ही मूव करेगी ऊपर, बिल्कुल, ये डिस्टेंस चेंज हो लेकिन रही है क्या? नहीं, ये नहीं चेंज हो रही। तो नहीं। अगर ये वी नॉट से ऊपर जा रहा है तो इमेज को भी क्या फील होगी? वी नॉट से। क्या डायरेक्शन दोनों की अलग होगी क्या? नहीं। सेम डायरेक्शन में होंगे। सो क्या सिचुएशन होगी? यहाँ पर थोड़ा सा साइड करके लिख लेते हैं इसे, V object, sorry, V image will be same as V object और सेम डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन। समझ आया? हाँ, हाँ सर। अच्छा, अब इसमें मिरर को भी मूव कराते हैं, देखिए मिरर को भी मूव करा देते हैं। तो लेट से V ऑब्जेक्ट जा रहा है कुछ VO से और मिरर भी मूव कर रहा है ऊपर VM स्पीड से। बताएं क्या फर्क पड़ेगा, इमेज को क्या फर्क पड़ेगा? सर वीएम माइनस वीओ से मूव करेगी। नहीं भाई, कॉमन सेंस यूज करो। अगर वीएम ऊपर जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है, क्या ये डिस्टेंस बदल रही है क्या? नहीं, नहीं। तो वीएम में जब ये डिस्टेंस का इफेक्ट ही नहीं है तो वीएम से कुछ पता ही नहीं चलेगा, इमेज तो बनती रहेगी ना। वीएम है मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मिरर निकल गया, मिरर निकल जाएगा तब भी इमेज तो यहीं बनेगी ना। सर लेकिन तभी भी फिर ऑब्जेक्ट को कैसे दिखेगा कि उसकी नहीं इमेज बने? दिखेगा, नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट को नहीं दिखेगा। बट ये तो हमने पूछा ही नहीं ना आपसे कि ऑब्जेक्ट को क्या दिखने वाला है। हमने ये पूछा इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इमेज को कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, नहीं आएगी। तो ये चीज आपको समझ के रखना है कि वीएम along y axis has no effect। तो अभी भी अगर हम देखें तो क्या वैल्यू रहेगी? वी इमेज क्या आएगा? वी ऑब्जेक्ट जैसे आएगा, वीएम का कोई भी यूज नहीं होगा। कोई डाउट बताएं यहाँ पर?
किसी को कोई डाउट इसमें? वाई एक्सिस में समझ में आया क्या? कोई डाउट? क्लियर है दोनों चीजें? एक्स एक्सिस में क्या होगा? एक्स एक्सिस में डिस्टेंस चेंज हो रही है, फर्क पड़ेगा। वाई में पड़ेगा क्या? नहीं। अच्छा, अब स्पेशल वाली बात, बहुत ही स्पेशल वाली बात क्या? देखें, speed of image as seen by object, इसका क्या मतलब है? मतलब अभी हम कहाँ से देख रहे हैं? हम ग्राउंड से देख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। देखो, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, हम यहाँ ग्राउंड से देख रहे हैं। अभी तक का क्वेश्चन क्या था? हम देख रहे थे कि यार ये देखो, ये पर्सन ये इस तरह दौड़ रहा है, तो इसका इमेज आपको फील आएगा कि इस तरफ किस स्पीड से दौड़ रहा है। अभी हम किससे ऑब्जर्व कर रहे थे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर पूछे स्पीड ऑफ इमेज एज सीन बाई ऑब्जेक्ट, और एज सीन बाई का मतलब होता है एज फेल्ट बाई, और एज ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? तो इसका मतलब देखो, रिलेटिव वाली बात आ जाएगी ना। सोचो, ये 10 से जा रहा है और ये भी 10 से आ रहा है, तो इसको कितनी फील आएगी? अगर मैं ओवरऑल देखूं, कवरिंग रिलेटिव में ओवरऑल, इसको इसके रिलेटिव में 20 आएगी ना। लेट से मैं इसे कर देता हूँ, इमेज है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है 10 से और इमेज जा रहा है 6 से। बताओ कितने की फील आएगी ऑब्जेक्ट को? 16 की। तो मुझे लगता है ये आप लोग को याद है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने बात की थी इफ दे आर फिर कमिंग। ये इमेज 6 से कैसे जाएगा? अरे वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। मिरर हो सकता है ना, मिरर मूव करेगा तो फिर इफेक्ट पड़ेगा ना इमेज में। हाँ, मिरर दूर मूव। हाँ, मिरर भी मूव हो रहा होगा। तो अभी देखो, अगर ऑब्जेक्ट भी पास आ रहा है और इमेज भी पास आ रहा है, तो मैं बोलूंगा क्या? इमेज आई स्लैश ओ। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका आई विथ मतलब होता है, रिस्पेक्ट टू ओ। या एग्जैक्टली, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो ये अगर मुझे चाहिए तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ? रियल में अगर मुझे ये ऐसे चाहिए तो वी आई माइनस वी ओ, ये आप विद प्रॉपर साइन रख दो, कभी गलत नहीं होगा। हाँ, याद रखना है आपको, यूज करना है, यूज विद साइन। प्रॉपर साइन। तो आंसर भी प्रॉपर साइन के साथ आएगा। और अगर आपको प्रॉपर साइन के साथ नहीं करना तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। ये कॉमन सेंस मैंने पहले बताया हुआ था कि अगर दोनों पास आ रहे हैं तो रिलेटिव कितना हो जाएगा? ऐड होगा। बट देखो, साइन वाइन नहीं, मैं मैग्नीट्यूड लगा दे रहा हूँ कि साइन वगैरह मत देखने लगना, सिर्फ वैल्यू वाइज ऐड कर देना। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिर्फ क्या करना? माइनस कर देना। ठीक है? तो अगर ये सिचुएशन होगी तो वी ऑब्जेक्ट और वी इमेज अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको वी इमेज निकाल के माइनस कर देना है वी ऑब्जेक्ट से। पॉइंट समझ आया? जैसा हमने रिलेटिव देखा था कि सेम डायरेक्शन में तो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करते हैं। तो ये रिलेटिव फीलिंग वाला पॉइंट समझ आया? हाँ सर। इसका मतलब बहुत ही बेसिक सी बात बताऊं। एक मिरर है, लेट से आप अभी नॉर्मल तो देख नहीं पाएंगे, लेट से जो डांस क्लासेस वगैरह होती हैं वहां पर सामने मिरर लगा होता है वॉल में, यूजुअली आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में। तो उसमें जो मिरर लगा होता है और कोई पर्सन यहाँ पे डांस कर रहा है, तो अगर वो लेफ्ट राइट पे कर रहा है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर जब वो फॉरवर्ड आएगा, लेट से उसने सडनली कोई ऐसा मूव किया है कि वो आगे 5 की स्पीड से आया और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो तो देखेगा कि ये 5 से आ रहा है और मिरर में देखेगा तो भी किससे फील आएगा? 5 से। लेकिन ये जो डांस कर रहा है वो जब 5 से आगे आएगा तो वो खुद के इमेज को जब देखेगा तो उसे किस स्पीड से फील आएगा? वो 10। 10 की स्पीड से। इसलिए उसे लगेगा कि वो बहुत फास्ट डांस कर रहा है, बट रियल में वो उसका हाफ ही मूव कर रहा है। ठीक है?
हाँ सर। तो सिनेरियो समझ में आया स्पीड का कैसे फर्क पड़ सकता है। अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं और फिर वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो पहले देख लें, फॉर्मूला देख लें। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बता, रीड कर लेते हैं एक बार। हमने क्या क्या देख लिया यार, देखें। स्पीड रिलेशन हमने क्या देखा, हमने एक्स एक्सिस में देखा क्या, मिरर नहीं चल रहा है तो सेम स्पीड, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर मिरर चल रहा है तो 2 times mirror माइनस वी ऑब्जेक्ट, बट with proper sign. विद प्रॉपर साइन। और साइन क्या है, चलो लिख भी देते हैं यार, नहीं तो गड़बड़ नहीं कर दो। इधर को प्लस ले लो और इधर को माइनस। ओके, फिर अगर y में जा रहे हैं तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम डायरेक्शन में इमेज भी जाएगा, इवन मिरर भी मूव हो रहा है तब भी y पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर एज सीन बाय द पर्सन पूछेगा तो फिर वो उसकी स्पीड माइनस करनी है विद प्रॉपर साइन। बट हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नेगेटिव में आ जाता है तो फिर ऐड हो जाएगी, बट समझ के रखना है कि विद प्रॉपर साइन अगर चाहिए तो आप माइनस करके कर सकते हैं। तो चले यार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर कुछ बेटर रहेगा। ओके, तो एग्जाम्पल आपको ऐसा चैट बॉक्स में नहीं करना है, एक एक मिनट का टाइम देता हूँ मैं सारे क्वेश्चन को, आप सॉल्व करके रखो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, बेटर रहेगा। आंसर किसी को बताना नहीं है, आई विल आस्क टू सम स्टूडेंट्स, वो बेटर रहेगा। सो लेट्स से बहुत इजी वन, ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है एंड मिरर इज मूविंग with 2 meter per second. Okay, then find the speed of image, speed of image as seen by the object. ओके, चले, तो ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन एक बार स्टेप वाइज देख लेते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो पूछ लेते हैं, नीरल आप बताएं। हेलो सर। या ओके नीरल बताएं, हाउ टू फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। सर पहले विद रिस्पेक्ट टू मतलब ग्राउंड, जो पर्सन ग्राउंड से देख रहा है उसके उससे रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। सो दैट विल बी वी इमेज, हाउ टू फाइंड 2 times the speed of mirror minus the speed of object. ऑब्जेक्ट। ओके गुड, सो वी इमेज, अभी बताओ मिरर की स्पीड क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव 2 है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिरर की स्पीड पॉजिटिव है, माइनस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव 5 है। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कैसा दिखेगा, -1. -1। तो ये चीज याद रखना, -1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें माइनस हमें बता क्या रहा है कि सर इमेज किस तरफ मूव कर रहा है, इमेज लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, इसका मतलब इमेज is moving towards the object, clear, हाँ सर। towards the object। अच्छा, मिरर के मोशन की वजह से ये फील आ रहा है, मिरर के मोशन की वजह से देखो इमेज उसका स्लो मूव कर रहा है। आप समझ रहे हो ये फीलिंग का मतलब क्या, स्लो मूव कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू फाइंड स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ इमेज minus speed of object. स्पीड ऑफ इमेज माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर साइन। सो स्पीड ऑफ इमेज क्या 1 रख दूंगा क्या मैं, सिर्फ -1. -1 रखेंगे। ओके, माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है, +5। तो टोटल ओवरऑल कितना आएगा, -6। -6. तो इसका मतलब इवन ऑब्जेक्ट को फील वही होगा कि इमेज इज कमिंग टूवर्ड्स इट। डन, तो ये आंसर होगा, इट इज द स्पीड फेल्ट बाय ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट विल फील its image moving with 6 meter per second
towards it. ओके पक्का है? तो बताओ ये समझ आया स्पीड वाला पॉइंट सबको? हाँ सर। ओके गुड। सो नेक्स्ट वाला जो है आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ये आंसर आप चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे नेक्स्ट वाला। ओके चले तो देख लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आस्था आप एक्सप्लेन करें, चले। यस सर। ओके सर स्पीड ऑफ इमेज स्पीड ऑफ इमेज 3 मीटर है और स्पीड तो वो राइट साइड मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। पहले फॉर्मूला स्पीड ऑफ इमेज का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ इमेज 2 टाइम्स स्पीड ऑफ मिरर माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके चले लिखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ मिरर? 3 वो नेगेटिव होगा नेगेटिव 3। ओके वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव 3। ओके लेट्स सॉल्व इट। सो ये हो जाएगा -6 एंड दिस इज -3। हाउ मच इट विल बी देन? -9। तो आपने क्या सॉल्व करके दिखा? सर मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग। बट इतना फास्ट भी नहीं करना कि इतना सिंपल सा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए। तो स्पीड ऑफ इमेज ही आ गई। अभी बताओ स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ इमेज माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ इमेज माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर साइन। सो स्पीड ऑफ इमेज हो गया -9 वाइल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है +3। सो ओवरऑल कितना आ गया -12। मतलब अगर मिरर उसकी तरफ फास्ट आ रहा है तो उसे लगेगा इमेज उसकी तरफ बहुत फास्ट आ रहा है। समझ आया सबको? हाँ ओके तो मैं ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग को पता चल गया कि क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसका। ओके हमने लॉज ऑफ मोशन काफ़ी पढ़ लिया है, थोड़ा सा अब हम ये भी देख लेते हैं। लेट्स से मिरर किसी एंगल पर मूव हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड से एंगल पे मूव हो रहा है 37 डिग्री पे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड से। ओके ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको इमेज की स्पीड बतानी है। ओके चले फाइंड करें।
ओके हर्ष, गुड, करेक्ट है। तो यार स्ट्रेट है यार, अभी इसका मतलब ये मेरा दोनों डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या था कि अगर कभी भी ऐसे कोई भी डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है तो हमने बताया था क्या कर लेना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए उसके उसके कॉस कंपोनेंट components कर लेने चाहिए। तो एक्स एक्सिस बिकॉज यहाँ से 37 दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, cos 37 आएगा ना। सो 5 इंटू कॉस 37 डिग्री आएगा, cos 37 4/5, 4/5। तो इसका आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा y में कितना आएगा, फिर सॉल्व कर लूंगा अगर मैं, 5 इंटू साइन 37 डिग्री आएगा, उसे सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बट इसका मतलब ये है कि अगर मैं मिरर की स्पीड देखूं तो एक्स एक्सिस में कितनी है, +4 या -+4, बट वाई एक्सिस में कितनी है, 3 3, ठीक है। बट मुझे पता है क्या मिरर की वाई एक्सिस की स्पीड का कोई इफेक्ट होता है क्या, नहीं। नो इफेक्ट, तो इसे तो बेकार ही है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है, नो इफेक्ट, सिर्फ ये वाली काम की है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इमेज चाहिए, स्पीड ऑफ इमेज, वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ मिरर माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और स्पीड ऑफ मिरर किधर है, पॉजिटिव है, +4 है, माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 3 +3, सो कितना हो जाएगा, 8 - 3 5, डन। 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, प्लस। प्लस। इसका मतलब पता है ना इमेज कहाँ फील होगा, इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सेम डायरेक्शन में है ना, सो प्लस बता रहा है, ये अवे जा रहा है। और फिर हमें चाहिए स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वी इमेज माइनस वी ऑब्जेक्ट, अभी दोनों प्लस में ही है, तो ये +5 है और माइनस वो कितना है, +3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, +2। मतलब उसको लगेगा भी कि वो दूर ही जा रहा है इमेज, मतलब वो कैच करने का ट्राई करेगा बट दूर जाएगा, क्यों, इट इज बिकॉज ऑफ मिरर, ये मूविंग मिरर की वजह से प्रॉब्लम आ जा रहा है। समझ आया क्या क्वेश्चन, स्पीड के बारे में सबको क्लियर है, हाँ हाँ सर। ओके गुड। तो भाई का कोई भी इशू यहाँ पर नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, इस पे लास्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं। सपोज मिरर स्टेशनरी है, या लेट्स से मिरर को भी मूव करा देते हैं, नो इश्यूज। लेट्स से मिरर मूव हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, बट सेम कितने एंगल पर, लेट्स से 37 डिग्री पे। तो अभी क्या सिचुएशन हो जाएगी बताएं, हमें स्पीड बतानी है इमेज की, नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज। सॉल्व कर ले फिर इसे, सर एक दिया है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। एक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है। नहीं सर, मैंने जो आंसर भेजा है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चेक करते हैं, अभी अभी देखते हैं। अच्छा पहला फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप अगर देखें, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, फर्स्ट स्टेप क्या था, क्या कर लेना चाहिए, कंपोनेंट कर लेनी चाहिए यार। वो जो हमें ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट हमें गिवन था, उसके हमें क्या कर लेने चाहिए, कंपोनेंट कर लेने चाहिए। तो बताओ यार कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये 5 था ना, तो उसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे 37 डिग्री पर, अभी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा, एक्स एक्सिस में कितना आएगा 4, और वाई एक्सिस में कितना आएगा 3। अच्छा
तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये मिरर है, मिरर जा रहा है इस तरफ किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, तो हम एक्स एक्सिस के लिए तो सॉल्व कर सकते हैं ना, एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, v image is equal to 2 times of v mirror minus v object, so 2 times v mirror कितना है, प्लस का 2, और ऑब्जेक्ट कितना है, एक्स एक्सिस में कितना है ऑब्जेक्ट का स्पीड, प्लस 4, तो इसका मतलब क्या है, इसमें इसके पास स्पीड 0। अच्छा, लेकिन y एक्सिस में क्या होता है, y एक्सिस में कोई फर्क पड़ता है क्या मिरर का, नहीं। और डायरेक्शन का कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो स्पीड ऑफ इमेज क्या होती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट y एक्सिस की, और y एक्सिस की कितनी है 3। तो इसका मतलब फाइनली ये इमेज कैसे दिखेगा आपको, सिर्फ 3 से ऊपर जाता हुआ दिखेगा अगर आप ग्राउंड से देखोगे। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि कभी पूरा एक्स वाई की बात आ जाए, पूरी एक्स वाई की, थोड़ा सा बदल देते हैं यार, इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में वो फील नहीं आ रही जो हमें एग्जैक्टली करनी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एक आइडिया आपको समझाना है। इसे 53 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 53 डिग्री कर दूंगा तो आप समझ गए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और ये वैल्यू वो ऊपर 4 आ जाएगी। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सॉल्व करके आपको एग्जैक्ट एक चीज फील कराना है कि सर फिर वो ऑब्जेक्ट भी एंगल पे मूव करता जाएगा। हाँ, यही आपको फील कराना था कि वो ऑब्जेक्ट भी एंगल पे मूव करेगा। तो 2 की जगह पर हमने क्या ले ली, इसकी स्पीड, सॉरी ये 2 है, ये तो +2 है, ये और 4 वो की जगह पर 3 है। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये वाली कितनी आ जाएगी, ये तो 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब देखो ऐसी फील आएगी कि ये जो इमेज है ये 4 मीटर पर सेकंड से y में जा रहा है, और 1 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है, x में जा रहा है। तो v इमेज अगर चाहिए होगी ना आपको, तो x और y का फिर कैसे निकालते हैं स्पीड, पूरा, समझ आया, याद है अगर कोई 90 डिग्री पे दो चीजें होती हैं तो कैसे निकालते हैं स्पीड, √(a² + b² टाइप पे। तो फाइनल जो आंसर होगा, अगर x या y अलग अलग पूछा है तो ठीक है, y में कितनी होगी 4, x में कितनी होगी 1, लेकिन अगर टोटल पूछा है तो गलती मत कर देना फिर से 5 की, क्या करेंगे 4² + 1² मतलब √17। समझ आया 90 डिग्री में होने का फर्क। अच्छा, अब अगर सोचो आपसे ये पूछा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वैसे ये जल्दी पूछेगा नहीं इंक्लिनेशन वाले एंगल में विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बट फिर भी अगर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चाहिए तो x को अलग और y को अलग सॉल्व करते हैं। याद रखना एक साथ नहीं करते हैं, क्या करेंगे, x को अलग रखेंगे और y को अलग सॉल्व y का तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, वही चीज है कि y का फिर कुछ नहीं आएगा। तो इवन आप विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप वैसे ही करो, पूरा x का अलग y का अलग। सो v इमेज माइनस v ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, v इमेज कितना है +1 है, माइनस v ऑब्जेक्ट कितना है 3। क्लियर, तो आंसर कितना आएगा -2। जबकि अगर आप y एक्सिस पे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, v इमेज माइनस v ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ये भी +4 है और ये भी +4 है, तो क्या आएगा 0। मतलब वो जो पर्सन मूव कर रहा है ना, उसे लगेगा ही नहीं कि उसका इमेज ऊपर जा रहा है। उस पर्सन को बस हमेशा सामने ही फील होगा, पर्सन किसी भी एंगल पे जाएगा हमेशा उसकी परपेंडिकुलर लाइन पे ही दिखने वाला होता है ना। सोचो ये वाला थॉट देखो ना, मैंने बताया था ना, ये अगर मिरर है और लेट से पर्सन अब ऐसे जा रहा है, तो भले ही स्पीड कुछ भी हो बट हमेशा y एक्सिस में इसके सामने ही दिखेगा इसे, भले ही स्पीड बहुत स्लो हो जाए, मे बी ये सिर्फ यहीं तक पहुंच पाए, देख रहे हो ये यहां तक पहुंच गया बट मे बी ये यहां तक ही पहुंच पाए, लेकिन y वाला पॉइंट हमेशा सेम रहेगा। समझ आया क्या,
फील सेम आएगा। ये मैं ग्राउंड से नहीं बना रहा हूँ, उस पर्सन को क्या फील होगा वो मैं बता रहा हूँ। उस पर्सन को हमेशा उसके सामने ही दिखेगा उसका इमेज। ओके, ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ पहुंच गया अब उसे नीचे जाके देखना पड़ेगा, अरे उसका इमेज तो नीचे दिख रहा है, ऐसे नहीं होगा। समझ आया क्या आप लोग को? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है यार, फिर मतलब आज के लिए इतना काफी है लाइट में। आगे कंटिन्यू करेंगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी मल्टीपल इमेज, मल्टीपल मिरर्स के बारे में अभी देखेंगे। अभी हमने क्या है, सिंगल मिरर में सारा कुछ देखा है, इमेज फॉर्मेशन ये सब सिंगल मिरर में देखा हुआ है। फिर अभी हम मल्टीपल मिरर है, सपोज 2 मिरर्स हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। ओके यस सर। ओके हाँ देन, सर। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय, बाय बाय ऑल।